Hi guys, good morning. I am Neeraj Tiwari from Tiwari Coaching Classes. आज की क्लास में हम आपको क्लास 12th पोट्री चैप्टर 4 पोएम का टाइटल है फ्रॉम एन एलिजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, यही आज की वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये कहना चाहते हैं कि अपना एक बुक ले लीजिए, किताब अपने पास रखिएगा। यहाँ से पढ़ाया जा रहा है, अपने बुक में आप देखिए। आपको मैं एश्योर करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर से आपको दोबारा ये वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बुक ले लीजिए और बुक से आप पढ़ते रहिएगा। हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ते रहिएगा। तो चैप्टर 4 जो पोएम है आपका, जो टाइटल है फ्रॉम मीन्स से, एन एलिजी एक शोक गीत है। एलिजी मीन्स शोक गीत, सैड सॉन्ग, रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड जो देश के अर्थात गांव के एक कब्र से, कब्रिस्तान से लिखा गया है। कवि जो है थॉमस ग्रे, जिसका लाइफ स्पैन आपको पता है 1716 से लेकर के 1771 तक, 1716 से लेकर के 1771 तक इनका लाइफ स्पैन रहा है। और यह कविता 1750 ईस्वी में लिखी गई थी। 1750 ईस्वी में यह कविता लिखी गई थी। अपने गांव के पूर्वजों के प्रति कवि जो है संवेदना व्यक्त करता है, श्रद्धांजलि अर्पित करता है इस कविता के माध्यम से। जो पूर्वज आज उसके बीच में नहीं हैं, जो पूर्वज मर गए हैं और गांव के ही कब्रिस्तान में जो दफनाए गए हैं, बरी किए गए हैं, उन्हीं के कब्रों पर जा कर के, उनके कब्रों के पास जा कर के उन कब्रों में दफनाए गए पूर्वजों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता है और कहता है कि यदि उन पूर्वजों को एक उचित अवसर दिया गया होता तो वो पूर्वज भी आज इतिहास के पन्नों में अंकित होते। यह कविता बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एपिटैफ है, ये शिलालेख है, एक शिलालेख पे लिखी गई ये कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपना श्रद्धांजलि अर्पित किया उन पूर्वजों के प्रति। यह कविता क्लास 12th में पूरा नहीं दिया गया है। 17 पैसेज की 17 स्टैंजा कविता है, लेकिन इसमें 5 या 6 ही दिए गए हैं। तो द पोएट is standing at the church of Stark Porges in 1751 and watching all the rural activities all around the church that is happening all around the church, and counts those happenings that is going on all around the church at that time. पहले स्टैंजा में कवि ने चर्च के आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, समय को और उस घटनाओं का वर्णन किया है। कवि कहता है द कर्फ्यू टॉल्स, पहले स्टैंजा में आते हैं, पहले स्टैंजा पढ़ते हैं। पहले स्टैंजा में क्या है? पहले स्टैंजा की जो पहली पंक्ति है कहती द कर्फ्यू टॉल्स, कर्फ्यू गिरजाघर की घंटी, टॉल्स बजती है, द नेल ऑफ पार्टिंग डे, और उसकी जो नेल है, ध्वनि है, वो पार्टिंग डे, दिन के समाप्त होने की सूचना देती है। गिरजाघर की घंटी बजती है और दिन के समाप्त होने की सूचना देती है। यहाँ पर कर्फ्यू टॉल्स
तिन्नेला पार्टिंग डे। इस पंक्ति में कवि कहता है, कवि बताना चाह रहा है कि वह समय जो है शाम का समय था, क्योंकि गिरजाघर की घंटी बज रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब शाम होने वाला है। दूसरा साइन क्या दिखाया गया, कहा कि द लोविंग हर्ड, रम्हाते हुए पशुओं का झुंड। लो माने रम्हाना अर्थात पगुराना, हर्ड माने पशुओं का झुंड। तो रम्हाते हुए पशुओं का झुंड भी विंड स्लोली ओवर दिल्ली, धीरे धीरे ली ग्रासलैंड, कब धीरे धीरे चारागाह से घर की ओर वापस आ रहा है। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, और किसान भी अपने थके हुए कदमों से धीरे धीरे घर की ओर वापस जा रहा है। एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, लेकिन कवि कहता है कि वह बहुत दुखी है क्योंकि संसार ने उसे और उस अंधकार को उसी कब्रिस्तान में अकेला छोड़ दिया है। कहने का तात्पर्य ये हुआ, शाम के समय भी कवि जो है बहुत ही दुखी होकर के उस कब्रिस्तान में अंधेरे के साथ अंधकार में खड़ा हुआ है और उन कब्रों को देख रहा है जिन कब्रों में उनके पूर्वज दफनाए गए हैं। पहले स्टैंजा में आपने क्या पढ़ा कि गिरजाघर की घंटी बजती है और उसकी ध्वनि जो है दिन के समाप्त होने की सूचना देती है। रम्हाता हुआ पशुओं का झुंड भी अब चारागाह से धीरे धीरे घर की ओर वापस आ रहा है, जो ये संकेत कर रहा है कि अब सूर्य अस्त हो रहा है, शाम हो रही है। किसान जो सुबह अपने खेत में गए हुए थे वो भी अब धीरे धीरे थके हुए कदमों से घर की ओर वापस आ रहे हैं। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, लेकिन कवि कहता है वह अंधकार के साथ अंधेरे में वहीं कब्रिस्तान में अकेला खड़ा हुआ है। इस दूसरी पंक्ति में दूसरे स्टैंजा में कवि फिर से वही वहाँ की स्थितियों का वर्णन करता है। कब्रिस्तान के आसपास जिस कब्रिस्तान में कवि खड़ा है वो आपको बताया गया स्टाक पोजिस उस कब्रिस्तान का नाम है, जो उसके गांव में ही है। उसका गांव हेमलेट, उसके गांव का नाम, उस हेमलेट गांव में जो चर्च है उस चर्च का नाम स्टाक पोजिस है। उसी कब्रिस्तान में खड़े होकर के कवि अपने आसपास की स्थितियों का वर्णन करता है। उस कब्रिस्तान में जो कब्र की स्थिति है उसका वर्णन करता है इस स्टैंजा नंबर 2 में। कहता बीनीथ दोज रज्ड एल्म्स दैट यू ट्री सेड, बीनीथ नीचे, दोज उन, रज्ड माने जो खुरदरे हैं, स्मूथ नहीं है, जो खुरदरे हैं, एल्म्स सदाबहार के वृक्ष। कहने का मतलब ऐसे वृक्ष जो हर मौसम में हरे भरे रहते हैं। दैट यू भी एक प्रकार का सदाबहार का वृक्ष है, वो भी हर मौसम में हरा भरा रहता है। उन वृक्षों की छाया में वेयर हीप्स द टर्फ, टर्फ सूखी घास, सूखी घासों का ढेर लगा हुआ है। इन मेनी मल्डरिंग हीप, मल्डरिंग टूटे हुए मिट्टियों के ऊपर, टूटे हुए मिट्टियों के हीप माने ढेर, टूटे हुए मिट्टियों के ढेर के ऊपर सूखी घास एकत्रित हुआ है, सूखी घास का ढेर लगा हुआ है। ईच इन हिज नैरो सेल फार एवर लेट द रूट फोर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप। कभी कहता है हेमलेट गांव के बेचारे पूर्वज, रूट बेचारे पूर्वज उसी अपने सकरे कोठरी में अर्थात कब्र में सदा के लिए सोए हुए हैं। इस सेकंड स्टैंजा में कवि ने क्या बताया, कवि वहाँ कब्रिस्तान के आसपास की स्थितियों का वर्णन किया, कब्र का वर्णन किया, उन सदाबहार वृक्षों के विषय में बताया जिनके नीचे कब्र जो है बने हुए हैं, और उन्हीं कब्रों में उसके गांव के जो पूर्वज हैं सदा के लिए सो गए हैं। दी ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, स्टैंजा नंबर 3 उसकी पहली पंक्ति। दी ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ड सेड, द कॉक्स श्रिल क्लैरन और द इकोइंग हॉर्न, no more shall rouse them from their lowly bed. By this third stanza of the poem, the poet says that they are sleeping in their graves forever. There is no one in this world, there is nothing in this world that can
arise them, that can rouse them from their graves। संसार में ऐसी कुछ भी कोई भी गतिविधि नहीं है, ऐसा कोई भी है नहीं जो अब उनको उनके कब्र से जगा सकेगा। इस स्टैंजा नंबर 3 में यही कवि ने बताने का प्रयास किया है। ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, सुबह के समय मंद मंद गति से चलने वाली सुगंधित हवाएं। स्वेलो ट्विटरिंग, स्वेलो एक प्रकार का पक्षी, अबाबिल जिसे अबाबिल पक्षी का नाम है। अबाबिल पक्षियों का चहचहाना कहाँ से? फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ट सेड, घास की बनी हुई घोंसलों में से, घास की बनी हुई घोंसलों में से अबाबिल पक्षियों का चहचहाना। द कॉक्स श्रिल क्लैरन, मुर्गे की तेज तीखी आवाज़। आर द इकोइंग हॉर्न, अथवा शिकारी के बिगुल की प्रतिध्वनि, इको प्रतिध्वनि जो हमेशा गूंजता रहता है, गूंजने वाली जो ध्वनि है। नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, ये सारी चीज़ें अब उनको अर्थात उन पूर्वजों को देयर लोली बेड, उनके उस सकरी कोठरी से, कब्र से, बिस्तर से अब कभी उठा नहीं सकेगा। अर्थात संसार में ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है जो अब उन पूर्वजों को उनके कब्र से उठा सके। स्टैंजा नंबर 4 में यहाँ कवि ने एडवाइस किया है उन एम्बिशियस रिच पर्सन से कि पूर्वजों के सामान्य भाग्य को लेकर के, सामान्य कार्यों को लेकर के उनकी हंसी न उड़ाए, क्योंकि वो कार्य ही उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस थे। कहता है, सलाह देता है, लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन रिफर्स टू एम्बिशियस पीपल, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को, मॉक माने लाफ एट, हंसी उड़ाना, देयर माने उनके अर्थात उन पूर्वजों के, यूजफुल टॉयल माने कठिन, जो एक महत्वपूर्ण उन्होंने कठिन कार्य किया है, उपयोगी कार्य किया है, उन उपयोगी कार्यों का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को हमारे पूर्वजों के महत्वपूर्ण कार्यों का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉय, जो उनका साधारण एंजॉय था, आनंद था, खुशी थी। एंड डिस्टिनी ऑब्स्क्योर, और अकस्मात जो उनके भाग्य थे, उनका भी उन्हें हंसी उड़ाना नहीं चाहिए, उनके विषय में हंसना नहीं चाहिए। नार ग्रैंड्यूर हियर विथ अ डिसडेनफुल स्माइल, ग्रैंड्यूर मीन्स रिच पर्सन, द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, न तो धनी व्यक्तियों को सुनना चाहिए विथ अ डिसडेनफुल स्माइल, घृणितपूर्वक मुस्कान के साथ, द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, गरीबों के छोटे और साधारण के इतिहास को जान करके, गरीबों के छोटे और साधारण इतिहास को जान करके हमें कभी भी उनका हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, उनके कहानी को कभी घृणितपूर्वक मुस्कान के साथ नहीं सुनना चाहिए, अर्थात उनके कार्यों से हमें कभी घृणा नहीं करनी चाहिए। लास्ट वाला स्टैंजा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस पोयम का, पढ़ते हैं। दी बोस्ट ऑफ हल ड्राई, द पंप ऑफ पावर एंड ऑल द ब्यूटी, all that wealth ever gave awaits alike them inevitably hour, the paths of glory lead but to the grave। This last stanza is the most important of all the stanzas in this poem। यहाँ इस अंतिम स्टैंजा में कवि ने कहा है कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो अमर है। हर व्यक्ति को, हर प्राणी को किसी न किसी दिन मौत का शिकार होना ही पड़ता है, किसी न किसी दिन कब्र पर जाना ही पड़ता है। अकॉर्डिंग टू दिस लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोयम, the poet says that there is no one in this world who is not victim of death। One day sure, each and every, all persons, all creatures must die, must be victim of death। ये श्योर है, किसी न किसी दिन हर व्यक्ति को, हर प्राणी को कब्र पर जाना ही पड़ता है, मरना ही पड़ता है। तो संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो अमर हो। इसलिए सलाह देता है कवि थॉमस ग्रीस, सलाह देता है लोगों को
ऐसे लोगों को द बोस्ट ऑफ हर लड़ाई, कहा कि वो लोग जो हर लड़ाई, बीइंग बॉर्न इन अ गुड फैमिली, जो अच्छे परिवार में जन्म लेने पर सीखी बघाड़ते हैं। द पंप ऑफ पावर, यदि शक्तिमान है, शक्तिशाली है, तो शक्तिमान होने पर जो अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, शक्ति के विषय में बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। एंड ऑल दैट ब्यूटी, सुंदर होने पर सुंदरता के विषय में बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, सुंदरता पर गर्व करते हैं। ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, और जो उन्हें ईश्वर दिया धन जो उन्हें प्राप्त है, उस धन पर यदि वो गर्व करते हैं जिसे ईश्वर ने दिया है। अविट्स अलाइक देम इनविटेबली आवर, इनविटेबली आवर मीन्स डेथ, अर्थात अलाइक एक जैसा अविट करता है, प्रतीक्षा करता है, एक समान इन सभी का प्रतीक्षा करता है। कौन? इनविटेबली आवर, अर्थात डेथ, मृत्यु जो है इनका एक समान प्रतीक्षा करता है। अर्थात जो डेथ है सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट करता है, सबके साथ एक सेम ट्रीट करता है वो, चाहे वो धनवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे शक्तिमान हो, चाहे कमज़ोर हो, चाहे सुंदर हो, चाहे कुरूप हो, चाहे जैसा भी हो, हर के साथ, सब किसी के साथ डेथ जो है एक समान ट्रीट करता है, एक समान व्यवहार करता है। और द पथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, कहता है कभी कि समृद्धि का मार्ग भी सीधे कब्र की ओर अग्रसर होता है। अर्थात इस संसार में कोई भी नहीं है कि जो इस मृत्यु से बच सके, इनविटेबली आवर से बच सके, ऐसा संसार में कोई भी नहीं है, संसार में कुछ भी नहीं है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम आपका फाइनल हुआ और आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हुआ होगा। इसका सेंट्रल आइडिया भी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।